नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। शुरुआत हम करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से इस वक्त सामने आ रही है। यहां पर महाराष्ट्र के C60 कमांडो फोर्स ने एनकाउंटर में 13 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। ये मुठभेड़ कोटामी के जंगलों में हुई, जहां और भी नक्सलियों के छिपे होने की खबर है। गढ़चिरौली के गोंदिया रेंज के आईजी संदीप पाटिल ने इस ऑपरेशन की पुष्टि कर दी है। उनके मुताबिक सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, क्योंकि और भी नक्सलियों के यहां छिपे होने की आशंका है। C60 कमांडोज की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, लेकिन अभी भी क्योंकि कुछ नक्सलियों के छिपे होने की खबर है इस इलाके में, लिहाजा सर्च ऑपरेशन यहां चल रहा है। दिव्येश सिंह और जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। दिव्येश, क्या और डिटेल्स इस पर मिल रही हैं? मीनाक्षी, आपको बता दें कि C60 की जो टीम है गढ़चिरौली पुलिस की, वो कोटामी के पास के जंगलों में पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नक्सलियों का एक बड़ा कैंप यहाँ पर होने की आशंका है। इस एरिया को पेट्रोल किए जाने के वक्त उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई नक्सलियों की तरफ से, जिसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ। काफी देर तक ये एनकाउंटर चला, करीब 5 से 6 घंटे तक चला, और जिसके बाद अब जाकर ये कहा जा रहा है कि 13 बॉडीज उस इलाके से रिकवर हुई है, जो कि नक्सलियों की है। इसमें कुछ सीनियर कैडर्स जो है नक्सलियों के CPIM माओइस्ट से, उन्हें रिकवर किया गया है। अभी उनका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। सारे नक्सलियों को जो इस एनकाउंटर में मारे गए, उन्हें अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश अभी भी चल रही है। सर्च ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है। पूरे एरिया को, उस पूरे इलाके को कोटामी के जंगल में सैनिटाइज किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अभी भी हो सकता है कि आसपास के इलाकों में नक्सली मौजूद हो, और इसीलिए इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। शुक्रिया दिव्येश इस जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर पंजाब की मोगा से, जहां देर रात 1 बजे क्रैश हुए फाइटर जेट MiG-21 के पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी शहीद हो गए। वायुसेना ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। पायलट अभिनव ने MiG-21 से राजस्थान के सूरतगढ़ से हलवारा और हलवारा से सूरतगढ़ के लिए वापस उड़ान भरी थी। इसी दौरान उनका विमान पंजाब के मोगा के कस्बा बाघा पुराना के गांव लंगियाना खुर्द के पास रात 1 बजे क्रैश हो गया। घटनास्थल की ये तस्वीरें जो देर रात मिली, क्योंकि देर रात जब ये हादसा हुआ, अचानक वहां पर अफरा तफरी का माहौल। गांव के लोग फौरन घटनास्थल तक पहुंचे। वायुसेना ने भी हालांकि इस बात की पुष्टि कर दी है। पायलट कैप्टन अभिनव चौधरी नहीं रहे। राजस्थान से इस विमान ने उड़ान भरी थी, सूरतगढ़ से हलवारा और हलवारा से सूरतगढ़ के लिए ये उड़ान थी। लेकिन इसी दौरान ये विमान पंजाब के मोगा के कस्बा बाघा पुराना के गांव के नजदीक क्रैश हो गया। लंगियाना खुर्द के पास ये घटना घटी। मुंबई के पास समंदर में डूबे जहाज से अब तक 49 शव नेवी ने बरामद कर लिए और 186 लोगों को बचा लिया गया है। ऑपरेशन लगातार जारी है और कई लोग लेकिन अब भी लापता हैं। नौसेना के INS कोची समेत 5 INS जहाज रेस्क्यू मिशन में लगे हैं। इन सबके बीच लापरवाही के आरोप में जहाज के कैप्टन और दूसरे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पंकज उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, लापरवाही को लेकर भी एक्शन लिया गया है, लेकिन चिंता उन लोगों के लिए भी है जिनको लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं है, जिन्हें लापता बताया जा रहा है। क्या सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन पर क्या डिटेल्स है? मीनाक्षी, इस वक्त ताजा खबर तो यह है कि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में P305 जिसमें हादसा हो गया था, उसमें FIR दर्ज कर ली है। 5 के कैप्टन और बाकी लोगों के खिलाफ जानकारी मिली है कि
एफआईआर जो रजिस्टर हुई है वो 304(2), 338, 34 आईपीसी सेक्शंस लगाए गए हैं। येलो गेट पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज किया गया है। अब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो आईएनएस कोची जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा था वो रात को मुंबई वापस आ गया। आईएनएस तरासा इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा है। हालांकि बाकी और कोई सर्वाइवर होगा इसके चांसेस तो इस वक्त बहुत ज्यादा कम लगते हैं, लेकिन इंडियन नेवी का कहना है इस वक्त भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है। कल हमने देखा कि किस तरीके से जो चीफ इंजीनियर है बाज P305 के, उनके भाई ने भी ये कहा, चीफ इंजीनियर ने भी ये कहा कि वेदर की जानकारी थी, साइक्लोन आएगा, इसकी जानकारी तो 14 तारीख को ही थी। बावजूद इसके कैप्टन ऑफ द वेसल उसने मिसकैलकुलेशन करा और जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हो गया है और इसी के चलते आज मुंबई पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इंडियन नेवी की तरफ से फिलहाल अभी सुबह कोई अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन ताजा जानकारी इंडियन नेवी से हम यही जुटा पाए हैं कि वो ये आईएनएस कोची वापस मुंबई में आ गई है और आईएनएस तरासा इस वक्त भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगी हुई है। शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए आपका। ताउते तूफान ने पहले जहाज को शिकार बनाया, फिर देखते देखते 49 लोगों की मौत हो गई। सवाल यह है कि क्या यह हादसा टल सकता था, क्योंकि अलर्ट के बाद भी जहाज को सुरक्षित जगह क्यों नहीं भेजा गया, इस पर सवाल बना हुआ है। हम लोगों का एकदम वो हो गया था कि अब लगता है बचेंगे नहीं, लेकिन जाके हम लोगों का बाढ़ ऊपर वाले की तरह से साइड में रुक गया और ये नेवी वाले लोग पहुंचे, हम लोगों को रिसीव कर लिए, बच गए। ये खौफ की तस्वीरें हैं। ये मौत को करीब से देखने के बाद का डर है। कुछ किस्मत वाले थे जो ताउते के कहर के बीच बच गए, लेकिन कई ऐसे भी थे जो समंदर के बीच में हुए जिंदगी और मौत के संघर्ष में हार गए। बार्ज P305 जहाज पर सवार इन लोगों ने करीब 48 घंटे तक खौफ का तांडव देखा। सर हम लोग 1GC का काम कर रहे थे, हम लोग HRD प्लेटफॉर्म पे आइनमैन पे हम लोग सर 24 घंटे तक थे उधर ही। 17 तारीख से सर हम लोग 18 तारीख का रिकवरी हम लोग हो गए सुबह के टाइम में। समंदर के 30 फीट ऊपर तक उफान मारती लहरें, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज चलती हवाएं, आसमान से होती मूसलाधार बारिश, जिनके बीच देश की नौसेना के जाबाज किसी देवदूत से कम नहीं थे। रेस्क्यू में आईएनएस कोलकाता और आईएनएस कोच्चि की मदद ली गई। मदद के लिए मुंबई पहुंचे आईएनएस कोलकाता से बचाए गए लोगों के साथ ही तूफान में जान गंवाने वालों के शव लाए गए। चक्रवात ताउते के दौरान ONGC का बार्ज P305 डूब गया था। इस पर कई मजदूर सवार थे। अभी तक 188 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 37 शव बरामद किए गए हैं। आईएनएस कोच्चि भी एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गया है। नौसेना के सामने बार्ज P305 के लापता लोगों की तलाश एक बड़ी चुनौती है। इसे लेकर दिल्ली से महाराष्ट्र तक सियासी लहरें भी उठने लगी हैं। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने सीधे गैस पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, तो नवाब मलिक भी केंद्र को घेर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से मानव जनित त्रासदी है, क्योंकि काफी पहले ताउते चक्रवात की चेतावनी दी गई थी। धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कोरोना महामारी के प्रबंधन में मोदी सरकार की लापरवाही से पहले ही लाखों मौतें हो चुकी हैं और अब भी वह वही रूप दिखा रही है। मोदी सरकार अपनी इतनी बड़ी गलतियों से कब सबक लेगी? Despite this alert by state and IMD, ONGC has neglected the alert. The 600 workers' life were in danger. They were not shifted to the safer place. And due to that, one of the barge has been drawn. 37 people lost their life. उधर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। बात अब देश भर में कोरोना केसेस की। कोरोना केसेस में लगातार कमी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें, 2,59,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। नए केस तो कम हुए हैं, लेकिन बड़ी राहत की बात यह भी है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में 3,57,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं।
हालांकि मौत का आंकड़ा एक चिंता की खबर जरूर है। 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 4,209 तक पहुंच गया है। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच ब्लैक फंगस का बड़ा खतरा सामने है। देश के कई राज्यों में इसके मामले बढ़ रहे हैं। हरियाणा और पंजाब समेत 6 राज्यों में इसे महामारी घोषित किया जा चुका है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए अस्पताल तय किए जा चुके हैं। समय रहते अगर ये डिटेक्ट ना हो तो संक्रमित व्यक्ति की आंख या जबड़े का ऊपरी हिस्सा निकालना जरूरी हो जाता है। एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन के लिए ग्लोबल टेंडर महाराष्ट्र में जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कुछ अस्पतालों में इलाज मुफ्त भी है, इस बात की जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है। लेकिन जिस तरह से केसेस सामने आए हैं, कुछ राज्यों ने इसे महामारी घोषित किया है, तो डॉक्टर्स भी, मेडिकल एक्सपर्ट्स भी लगातार इस बात से चेता रहे हैं कि इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसे मजबूत रखा जाए। कोरोना के साथ में ब्लैक फंगस का यूं तो कोई सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन ये देखते हुए कि जिस तरह से देश में दूसरी लहर में कोरोना के केसेस में बेतहाशा वृद्धि हुई, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो ऐसे में जब इम्यूनिटी कम हो जाती है, जो व्यक्ति पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहा है, चाहे डायबिटिक है पेशेंट या फिर उसे कैंसर जैसी परेशानी है या शरीर में और कोई दिक्कत है, तो ऐसे लोगों के लिए ब्लैक फंगस और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पिछले हफ्ते ही हमने हमारे 5 मेडिकल कॉलेज में न्यूट्रॉन यूनिट की स्थापना करी और उसमें हमने ENT, हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी, न्यूरोलॉजी और मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्षों को मिलाकर डेडिकेटेड हमने इसकी यूनिट तैयार की, जिसमें हर मेडिकल कॉलेज में हम डेडिकेटेड हमने बिस्तरों की व्यवस्था की, क्योंकि इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत होती है। और ये भी देखा गया है कि कुछ कोविड पेशेंट्स में भी ये बीमारी मिली हमें और पोस्ट कोविड भी हमें ये बीमारी मिली, तो हमने दोनों स्तर के OT की व्यवस्था भी वहां पर की। कहीं न कहीं न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। जिस तरीके से जो स्टेरॉइड वगैरह के लगातार इंजेक्शन दिए गए हैं, उसी का ये दुष्परिणाम है और इसके विरुद्ध में हम सभी लोगों को कम से कम इनिशियल स्टेज में अपने डॉक्टरों की सलाह वगैरह लेनी चाहिए और हम लोग इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे राज्य में इसके 17 मामले प्रकाश में आए हैं और अभी ये देखना जरूरी है कि इसमें जो है क्या इसकी वैकल्पिक जो है व्यवस्था होती है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन अभी जो मामले आए हैं ये काफी गंभीर हैं और इसको गंभीरता पूर्वक हम लोगों को देखने की आवश्यकता जरूर है और इसकी रोकथाम समय पे करना अति आवश्यक है। दवाइयों की इसकी काफी कमी है। अलग अलग जो प्रोटोकॉल है इसमें हफ्ता भर पहले हम लोगों ने इसका प्रोटोकॉल बना लिया था कि क्या क्या इसमें होना चाहिए, विशेषज्ञों से चर्चा करके। और अब दवाइयों की तलाश है कि जहां से जितनी दवाई मिल जाए। मात्रा भी बताते हैं कि बहुत अधिक लगती है। एक पेशेंट को 21 दिन तक चलने वाले इलाज में 50 से 100 वायल इंजेक्शन इसके लगते हैं और 5,000 से 7,000 रुपए का बाजार में फिलहाल अगर एक वायल मिल रहा है तो 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक न्यूनतम अगर 5,000 में लगे या 7,000 में 100 वायल आपको लगे तो ये महंगा इलाज है। अतिरिक्त जो सर्जरी वगैरह करनी पड़ती है उसके अतिरिक्त ये सीधे सीधे दवाई का खर्चा है। तो कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, लेकिन कई शहरों में वो दवाएं नहीं मिल रही जो इसके इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। कोरोना के बीच इस नई मुसीबत से डॉक्टर्स आखिर कैसे निपटेंगे, सुनिए। ये हाई लेवल ऑफ शुगर शरीर में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। जो म्यूकरमाइकोसिस के स्पोर्स हमारे एनवायरनमेंट में ड्राई एंड डस्टी वेदर में होते हैं, वो नाक के जरिए एंटर करके वहां पे प्रोलिफरेट करना यानी कि ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये स्पोर्स का पनपना स्टार्ट होता है तो पेशेंट को अक्सर एक साइड में हेडेक, सर में दर्द, आंख में दर्द, आंख से धुंधला दिखना, दो दिखना, चेहरे पे जो आपकी एक सेंसेशन है उसमें उसकी कमी पाना, ब्लडी नेजल डिस्चार्ज होना। तो ऐसे पेशेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जनरली 2nd to 3rd वीक आफ्टर दे गेट कोविड ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा पाया जा रहा है और 50 से 60 साल की उम्र में हमें ये केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो ये बहुत खतरनाक और वायरुलेंट हो जाता है
उमूमन ये नाक के जरिए से या मुंह के जरिए से प्रवेश करता है। हमारे नाक की जो पीएच है वो नॉर्मली एल्कलाइन होती है और जिन बीमारियों में एसिडिक हो जाती है उन बीमारियों में ये बहुत तेजी से नाक से आंख में और आंख से ब्रेन में चला जाता है। बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि अगर इलाज जल्दी नहीं हुआ, ठीक प्रकार से नहीं हुआ, तो इसमें बहुत मॉर्बिडिटी हो सकती है। जैसे आपने बताया, काफी भारी संख्या में आंख की रोशनी पे असर पड़ सकता है और अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ और आंख से होते हुए अगर ये मस्तिष्क में पहुंच गया तो ये जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। कोरोना के कहर से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ भी जूझ रहा है। उसने दिल्ली के अपने ऑफिसर्स मेस को आईसीयू में बदलने का फैसला किया है। साथ ही वो दिल्ली में अपना ऑक्सीजन प्लांट भी लगाएंगे और ऐसा इस वजह से किया जा रहा है ताकि सीआरपीएफ के जवानों को इलाज के लिए भटकना ना पड़े। इससे पहले सुरक्षा बल ने दिल्ली एनसीआर में लगभग 400 क्वारंटीन बेड्स बनाए थे, लेकिन झड़ौदा कला के ऑफिसर्स मेस को आईसीयू में बदलने का फैसला बहुत बड़ा है। आज तक आपको सीधा लेके जा रहा है सीआरपीएफ के आईसीयू सेंटर में। देश में पहली बार ऐसा है कि सीआरपीएफ ने अपने मेकशिफ्ट मेस को कन्वर्ट किया है आईसीयू के लिए कोविड के चलते। आपको मालूम है कि ये जो दूसरी लहर है काफी लीथल भी मानी जाती है बढ़ते केसेस के नजर पे। हालांकि अगर आपको खुशखबरी बताएं तो जैसे दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है उसी तरह पे सीआरपीएफ में भी अब केसेस कम आने लगे हैं, लेकिन अभी तीसरा वेव बाकी है और उससे पहले सीआरपीएफ ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हमारे साथ सीधा डॉक्टर हैं हमारे पास, डॉक्टर वीके सिंह, जो कि देखरेख कर रहे हैं आईसीयू सेंटर की। सर, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑक्सीजन से लेके बाईपाप से लेके वेंटिलेटर्स तक हैं आपके पास। किस तरह से तैयारी की जा रही है और किस तरह के केसेस आ रहे हैं? कितने सीवियर केसेस हैं सीआरपीएफ के पास? अभी हमारे पास माइल्ड से लेके सीवियर केसेस तक आ रहे हैं। माइल्ड केसेस के लिए हमने अलग एक आइसोलेशन सेंटर बना रखा है। उसमें राउंड द क्लॉक स्टाफ रहता है, पेशेंट की मॉनिटरिंग रहती है। अगर उसमें से कोई केस मॉडरेट केस बन जाता है, उसके लंग में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, दे आर इन डिस्ट्रेस, वी शिफ्ट देम टू दिस प्लेस। ये हमारा आईसीयू सेंटर है, जहाँ पर राउंड द क्लॉक प्रेशर्ड ऑक्सीजन है, प्लस ऑल गैजेट्स आर देयर। ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन को लोग ब्लैक में बेचने लगे। हालत ये है कि एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन 40,000 रुपए से ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। बाजार से दवा गायब है। हमें डॉक्टर साहब ने 60 इंजेक्शन रिक्वायर किए थे, तो इंजेक्शन रिक्वायरमेंट तो हो नहीं पा रही पूरी, और इंजेक्शन फिर अभी सब्स्टिट्यूट काम में लिया गया और इंजेक्शन की वजह से ये इलाज अधूरा है और हमने अपने सारे सोर्स लगा लिए। हमें तक अभी तक एक भी इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो पाया है। खूब तलाश कर ली सर, मैंने खूब तलाश कर ली, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे। इंजेक्शन की सख्त जरूरत है। कितने इंजेक्शन चाहिए? इनको 40 डोज चाहिए सर। कितने लग पाए? अभी 4 लग पाए हैं, जो ही सर ने मुश्किल से व्यवस्था की यहीं से, और अब बाकी फिर अटक गई। इंजेक्शन के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ। जब से गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया है तब से मुझे कोई इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रहा। हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं हमारे पास है नहीं, गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है, पर यहाँ के डीन बोलते हैं कि हमारे यहाँ 70 पेशेंट हैंगे तो हम उनको देखें कि आपको देखें। तो मैंने कहा सर हम अपने पेशेंट को मरने दे क्या, यहाँ पर गवर्नमेंट कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। मैं करीबन 13 मई से इंजेक्शन के बारे में पता कर रहा हूँ और इंजेक्शन का नाम है लिपोसोमोल एम्फोटेरेसिन बी, जिसकी बॉडी वेट के अनुसार इंजेक्शन की खपत होगी एक बॉडी में। तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपको कम से कम 20 से 30 इंजेक्शन लगेंगे और इंजेक्शन की कीमत भी 8,000 रुपए है, कोई कम कीमत नहीं है। तो उसको ढूंढते ढूंढते सर मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब उसकी कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, मिल ही नहीं रहा है। पूरे भोपाल में ढूंढ लिया, इंदौर में तक पता कर लिया, ग्वालियर में पता कर लिया, पर कोई अवेलेबिलिटी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है इसकी। मेरे फादर एडमिट है, श्री राम का नहीं, एंड उनको भी यही प्रॉब्लम है। उनको सर्जरी हो गई है लेकिन उनको पिछले 3-4 दिन से इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा है। बाहर सारी शॉप्स में, दवा बाजार, हर जगह पता कर लिया, मिल ही नहीं रहा है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। मैं 4 दिन से यहाँ राउंड लगा रही हूँ, सुबह शाम। मैं सुबह 9 बजे आ जाती हूँ, इसकी शाम को 7 बजे अंधेरा होने पे घर जाती हूँ। उसके बाद भी मुझे एक इंजेक्शन भी अवेलेबल नहीं हुआ है। मेरे पेशेंट ने आज मुझसे ये बोल दिया कि मैं मर जाऊंगा, वो लेके मेरे को घर ले चलो। उनको पूरे ये ब्रेन में पूरा दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि हमें इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा, तो हम कहाँ से देंगे? एक बात बताइए। सब्स्टिट्यूट भी है, सब्स्टिट्यूट इंजेक्शन 5,000 का, सब्स्टिट्यूट 22,000 का। हम सब्स्टिट्यूट भी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वो उतना कारगर नहीं है तो हम उसे 22,000 का लेके क्या करेंगे, ये बताइए। अब देश में हालात में सुधार के संकेत भी दिख रहे हैं। जानकार मानते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दूसरी लहर 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन सबके मन में सवाल यही है कि दूसरी लहर का कहर आखिर कब पूरी तरह से खत्म होगा।
अगली लहर आएगी तो कब आएगी? भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक कमेटी ने इस बारे में अंदाजा लगाया है, जिसकी रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर को खत्म होने में अभी भी कम से कम 2 महीने लगेंगे। इसका अंदाजा 3 सदस्यों की एक सरकारी कमेटी ने एक खास मैथमेटिकल मॉडल के जरिए लगाया, जिसके मुताबिक मई के खत्म होते होते रोजाना करीब 1.5 लाख कोरोना संक्रमण के केस आएंगे। जून में ये घटकर 20,000 प्रतिदिन हो जाएंगे। जुलाई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। May end 1.5 lakhs, so thereabouts. June end 20,000 or so. So by June end, you're saying there are going to be 20,000 or so new cases in India, in all states essentially. So it's going to be the complete decline of the second wave, so to speak? That's right. So by June end, by the time month of July comes, we expect that the second wave should be really on its way out. वैज्ञानिकों ने ये जानकारी भी दी है कि किन राज्यों में कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है। कमेटी के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा के अलावा दिल्ली और गोवा में भी कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है। यानी ये वो राज्य हैं जहां अब कोरोना केस अपनी अधिकतम सीमा छू चुके हैं और कम होना शुरू हो चुके हैं। महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, यूपी, गुजरात और छत्तीसगढ़ में एक कंटिन्यू ट्रेंड टुवर्ड्स डिक्रीज इन एक्टिव केसेस भी नोट किया जा रहा है। दिल्ली जैसे हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वह वीकली पॉजिटिविटी 25% से घटकर अब 13.6% हो गई है। मध्य प्रदेश 24.2 से 15.2% हो गई है। इसी तरह बिहार, झारखंड, यूपी और गुजरात में वीकली पॉजिटिविटी लेस देन 10% नोट की जा रही है। सरकारी कमेटी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किन राज्यों में अभी केसों का पीक आना बाकी है और ये पीक कब तक आ सकता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में 24 मई, पंजाब में 22 मई को पीक आने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में 29 मई से 31 मई के बीच कोरोना केस पीक पर पहुंच सकते हैं। पुडुचेरी में 20 मई को पीक आ सकता है। इस मॉडल के अनुसार नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में भी अभी पीक आना बाकी है। So these states, of course, started climbing up very, very late also. There was a long period of time when they were really, there was no impact of the second wave there. Now that they have started going up. यानी दूसरी लहर का कहर अब थमने लगा है, जिसके जुलाई तक खत्म होने के आसार हैं। लेकिन अभी खतरा तीसरी वेव का भी है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। देश में करीब 6 महीने बाद कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका है। तीसरी लहर का ये वक्त अक्टूबर 2021 के आसपास हो सकता है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि कोरोना की तीसरी लहर से ज्यादातर लोगों पर असर नहीं पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने इसकी वजह भी बताई। If our vaccination pace covers up for that, and so that the percentage of immune population remains reasonably high, there is a distinct possibility that that will happen. And if that happens, then the third wave's impact will be very localized. ये सारे अंदाजे जिस मॉडल पर आधारित हैं, उसे सूत्रा मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भविष्यवाणी करता है। एक खास कंप्यूटर प्रोग्राम में आंकड़े डाले जाते हैं, जिसके आधार पर कंप्यूटर देश में कोरोना के बढ़ने की रफ्तार के बारे में बताता है। पिछले साल बनाए गए इस मॉडल को भारत सरकार की नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी ने मान्यता दी हुई है। मतलब भारत सरकार भी इस मॉडल के आधार पर ही आगे के हालात का अंदाजा लगाती है। वैज्ञानिकों ने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन सूत्र मॉडल के ऊपर बनाया है। इसके हिसाब से इनका ये मानना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर अक्टूबर के बाद ही इस देश में आएगी। इस सूत्र मॉडल का ये भी समझना है कि शायद वैक्सीनेशन हो जाने के कारण इसका नुकसान ज्यादा नहीं होगा।
स्नेहा मोरदानी, आज तक। पंजाब के मोगा में देर रात 1 बजे क्रैश हुए फाइटर जेट MiG-21 के पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी शहीद हो गए। वायुसेना ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। पायलट अभिनव ने MiG-21 से राजस्थान के सूरतगढ़ से हलवारा और हलवारा से सूरतगढ़ के लिए उड़ान भरी थी। इसी दौरान उनका विमान पंजाब के मोगा के कस्बा बाघा पुराना के गांव लंगियाना खुर्द के पास रात 1 बजे क्रैश हो गया। दुर्घटना को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वायुसेना की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है, लेकिन जिस समय देर रात जब यह हादसा हुआ तो अचानक जब हालात ऐसे बिगड़ते दिखाई दिए तो जो आसपास रहने वाले लोग थे वो भी फौरन घटनास्थल तक पहुंचे, लेकिन स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी इस हादसे में नहीं रहे। पायलट का नहीं पता लग गया, पायलट का कह रहे हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के दूर दराज क्षेत्रों में कोविड को लेकर कैसे हैं इंतजाम और क्या है जमीन पर हालात। कोरोना काल में पहाड़ का सीना भी दरक रहा है। पहाड़ के पत्थरों में भी आंसुओं की धार है। मौत पर मौत से उत्तराखंड के गांव में मातम मचा है। अल्मोड़ा में पहले महामारी ने जकड़ा, फिर इलाज नहीं मिला तो लोग तड़प तड़प कर वहां मर गए। जान चली गई तो शमशान घाट पर अंतिम संस्कार से महरूम रह गए। इन लोगों को दूर के जंगलों में अंतिम विदाई दी गई। अल्मोड़ा से देखिए हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल की यह खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें उत्तराखंड के अल्मोड़ा की हैं। शमशान घाट से दूर पहाड़ों के बीच जलती चिताओं की कहानी बहुत भयानक है। उत्तराखंड में जो रूरल इलाके हैं, जो गांव के इलाके हैं, वहां पे हालत इतनी खराब है कि दिन पर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि शव जलाने के लिए अब कई सारे जो गांव वाले हैं वो ऐसे खुले इलाकों में जंगल के बीच में आके शव को जला रहे हैं। एक कारण जो कई लोगों ने आज तक को बताया वो ये भी है कि जहां पे नॉर्मल शव जलाए जा रहे हैं, जहां नॉन कोविड बॉडीज जा रही हैं, एक तरीके का स्टिग्मा जो लोगों के साथ अटैच हो चुका है कि कोविड था यहाँ पे, ये शव जो है ये उस इंसान की है जो कोविड पॉजिटिव था। इसके चक्कर के अंदर अलग अलग जगहों पे गांव वाले जो हैं जंगलों के बीच के अंदर ला रहे हैं और यहाँ पे अब शव जलाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं गांव वालों को ऐसा भी लग रहा है कि टीकाकरण तो गांव के अंदर चालू ही नहीं हुआ है और दिन पर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। न वक्त पर दवाई मिली, न इलाज मिला और मृत्यु के बाद न घाट पर अंतिम संस्कार। देवभूमि की यही आपबीती महामारी में मारे गए लोगों के रिश्तेदार सुना रहे हैं। अब लेके आते हैं, फिर वहाँ वो भर्ती करा देते हैं और फिर एक जना वो मरीज के साथ तो रखते नहीं है वहाँ, और वही दवाई पानी वही करते हैं। जब आप लोग शव को लेके आते हैं, हाँ जी, तो कैसे रात करके लाते हैं? पूरा क्या रहता है, प्रक्रिया क्या रहती है? जब शव को लाते हैं तो गाड़ी हम वो गाड़ी में डालते हैं, हम इनकी गाड़ी आती है, अब हम तो अपनी गाड़ी में आते हैं, तो उस हिसाब से लाते हैं शव। स्थानीय लोगों के मुताबिक गाँव में घर घर तक कोरोना संक्रमण दस्तक दे चुका है। 35 साल के मुन्ना लाल के लिए पिछले 10 दिन बुरे सपने की तरह थे। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पिता की मृत्यु हो गई। सिर्फ अल्मोड़ा में बीते एक हफ्ते में 40 से ज्यादा मौत हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों का हाल ये है कि कोरोना से संक्रमित 90% मरीज अपने घरों पर आइसोलेशन में रहने को मजबूर है, यानी सब कुछ भगवान भरोसे है।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इस समय हालत यह है कि हर 24 घंटे में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि जंगलों के बीच में अब शमशान बना दिया गया है। गांव वालों का सवाल है कि मदद के लिए कौन आएगा और कब आएगा। अगर आंकड़ों को माने तो 24 घंटे के अंदर 16,000 एक्टिव केसेस हैं उत्तराखंड के गाँव में, जिसमें से 14,000 लोग घर में ही आइसोलेट कर रहे हैं। कई गाँव को तो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। सवाल अब यही है कि क्या इस तरीके के जो विजुअल्स देखने को सामने आ रहे हैं कि गांव वाले शवों को लेके जंगल के बीच में जा पहुंचे हैं और वहां पे एक शमशान बना दिया है, इससे सवाल यही है कि प्रशासन की मदद कब पहुंचेगी और कितनी जल्द पहुंचेगी। गांव वालों का मानना है कि अगर मदद जल्दी नहीं मिली तो मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए, कैमरा पर्सन परमेंद्र शर्मा के साथ। लाशें चाहे आपने गंगा किनारे बहती देखी या जंगलों के बीच बदइंतजामी में जलते हुए देखी, इनमें फर्क क्या है? पहाड़ के सीने पर ये चिताएं इस वक्त जल रही हैं कोरोना के कहर के बीच। लेकिन इंतजार तो वैक्सीन का था कि कुछ राहत मिल पाए, लेकिन कैसे अल्मोड़ा में टीका केंद्रों का हाल है ये आप ऐश्वर्या की अगली रिपोर्ट में देख सकते हैं। हालात इतने खराब हैं कि ना तो सरकार टीकाकरण का महत्व लोगों को समझा पा रही है, ना लोग आ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में टीकाकरण काफी धीमी गति से हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि टीकाकरण केंद्र बहुत कम है और जो हैं वहां लोग नहीं आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि एक टीकाकरण केंद्र 40 गांव के लिए बनाया गया है और आसपास के गांव से जहां मिनिमम 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा एक टीकाकरण केंद्र आने के लिए, लोग उतने उत्सुक नहीं हैं। पथरीला रास्ता होता है, कई बार आने की सुविधा नहीं मिल पाती है। हम जिस टीकाकरण केंद्र में खड़े हैं यहाँ पे 45 वर्ष से ज्यादा के लोगों का टीकाकरण होना चाहिए, लेकिन एक नजर घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि कैसा वीराना और सुनसान पड़ा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद यहाँ पे सन्नाटा पसरा है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन को देख के आपको क्या लगता है, लोगों में उत्साह था या लोग अभी भी घबराए हुए हैं? लोगों को लग रहा है जाएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे, तो टीकाकरण को लेके उत्साह आपको दिखा या नहीं? मैम, पहले तो काफी उत्साह था लोगों में, पहले काफी लोग आए थे, पर जब से केसेस बढ़ने लगे तो उनके मन में थोड़ा वैक्सीनेशन को लेके भी थोड़ी आशंका होने लगी कि क्योंकि जो पहले वैक्सीनेटेड हो चुके हैं लोग, उनमें से भी काफी मतलब हमने देखा है कि काफी डेथ्स हुई है, तो एक ये हो सकता है रीजन कि उसके बाद थोड़ा कम आए हैं लोग, ये हो सकता है रीजन। टेस्टिंग की बात करें तो आपको लगता है पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग इस समय हो रही है? दूर दराज के गांव की भी बात करें तो मैम, एक तो ये लॉकडाउन की वजह से जहाँ जहाँ टेस्टिंग हो रही है तो कुछ लोग मतलब वहाँ पे पहुँच भी नहीं पा रहे, क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत रह रही है, एक तो लॉकडाउन है, और मैम टेस्टिंग भी मतलब जहाँ पे हो रही है वो दूर भी है कुछ एरियाज, और बाकी रोड की भी दिक्कत है ही मैम, उतनी आसानी से लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। हाँ मैम, वो भी है, फिर कहीं ना कहीं सोचते हैं लोग फिर नहीं आ पाते हैं। ये वो कमरा है जहाँ पे लोगों को इंतजार करना चाहिए, वेटिंग रूम, लेकिन आप वेटिंग रूम की कंडीशन देखिए, ऊपर से पानी टपक रहा है, नीचे बाल्टी लगाई हुई है। अब ऐसे में कौन आएगा टीका लगवाने के लिए? जब यहां से निकलते हैं तो दूसरे कमरा, ये वो कमरा है जहां पे टीकाकरण होना चाहिए, लेकिन इसकी हालत भी बहुत खस्ता है। यहाँ पर हर तरफ पानी बिखरा हुआ है, छत मानिए ऐसा लग रही है कि किसी भी क्षण गिर जाएगी। जब आप इस कमरे के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में जाते हैं, ऑब्जर्वेशन रूम वो कमरा है जहां पे जब एक बार टीका लग जाता है उसके बाद गाइडलाइंस के तहत आधा घंटा यहाँ पे लोगों को बिठाया जाता है ताकि ऑब्जर्व किया जाए कि कहीं टीके से कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तो है, लेकिन उस पर पन्नी चढ़ी हुई है, इसका मतलब इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और दूसरी ओर यहाँ पे एक सिलेंडर भी है। छत की हालत यहाँ भी बुरी है, ऐसा लग रहा है कि हर चीज पर पानी टप 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 काफी दिनों से गिरता जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि अगले आने वाले कुछ दिनों में ये बिल्डिंग की हालत इससे भी ज्यादा खस्ता हो जाए। कहीं ना कहीं अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक ही तरीका है कोविड को हराने का, और वो है टीकाकरण, टीकाकरण और टीकाकरण। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके की कंडीशंस देखने को मिल रही हैं उत्तराखंड के अंदर, जहां पे मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, लग रहा है कि टीकाकरण बहुत धीमी गति से हो रहा है। और गांव वालों को ऐसी जगह आने में कहीं ना कहीं हिचक है। उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि हमें कोविड घर पे ना हो, तो ये ना हो कि यहाँ आके कोविड संक्रमित हो जाएं।
तो टीकाकरण केंद्र की जो हालत ऐश्वर्या ने आपको दिखाई, ये वो इलाका है उत्तराखंड का जहां 7 लाख से ज्यादा की आबादी है, बड़ी आबादी वाला इलाका है, लेकिन वहां पर भी इंतजामों की पोल खुलती हुई इस रिपोर्ट में दिखाई दी। ऐश्वर्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऐश्वर्या, अल्मोड़ा जैसा इलाका जहां आबादी ज्यादा है, टीका केंद्र की हालत आपने दिखाई, लेकिन कई ऐसे अस्पताल भी है जहां पर वेंटिलेटर्स पड़े हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है, लोगों को राहत नहीं मिल रही है। इलाज के लिए उनको अल्मोड़ा से निकलकर हल्द्वानी और शहरी इलाकों में आना पड़ता है। जिन क्षेत्रों में सड़कें नहीं है, जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, सरकार कैसे उन तक पहुंचेगी, कैसे उन लोगों को राहत पहुंचाएगी? देखिए मीनाक्षी, एक तरीका जो सरकार ने निकाला है वो है एक वॉर रूम बनाने का। कई सारी जगहों पे टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। मैं भी एक ऐसे ही वॉर रूम के अंदर खड़ी हूँ। ये 24 घंटे चलता है वॉर रूम। यहाँ पे लोग रात को भी कॉल करते हैं और इस वॉर रूम के अंदर जब कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए फोन आता है तो ये लोग जो मेडिकल डॉक्टर्स यहाँ पे हैं उनसे गांव वालों की बात करवा देते हैं। हर 24 घंटे में से कोई ना कोई यहाँ पे जरूर बैठा रहता है और कंटिन्यूसली फोन की घंटी यहाँ पे बजने को सुनाई देती है। कई लोग वहां टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं, बताते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत हो रही है और उनके जो सिम्टम्स हैं, जो उनकी दिक्कत है, उसके बाद जो मेडिकल यहाँ पे जो वो एक और वॉर रूम है, जो मेडिकल वॉर रूम है, वहां पे उनको कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि कई ऐसे गांव हैं जो दूर के गांव हैं, वहां पे क्या ये टोल फ्री नंबर पहुंचा है और क्या हर कोई कॉल करने की क्षमता में है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के जहन में ये भी बैठ चुका है कि कहीं ऐसा ना हो कि टीके से हमें कुछ हो जाए, क्योंकि कई मौतें पहले टीके के बाद हो चुकी हैं। इसी तरीके के वॉर रूम्स और जगह भी बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन का ये कहना है कि अब छोटी छोटी टीम्स बनाई जा रही हैं और छोटी छोटी टीम्स बनाने के बाद कोशिश हो रही है कि जो दूर दराज के गांव हैं, जहां पे रोड नहीं पहुंचती, वहां पे वो लोग पहुंचे और 45 साल से ज्यादा के जो लोग हैं जिनको अभी तक टीका नहीं लगा है, उनको टीका लगवाया जाए। मीनाक्षी वाला ग्राफिक चलाना हमको यहाँ पर रिपोर्ट भी दिखा रही है, लेकिन हमने इसके अलावा ग्राफिक्स भी तैयार किए जिसमें हम ये बता रहे हैं कि पहाड़ में किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में जो राज्य की भौगोलिक स्थिति है वो भी जो है एक परेशानी का विषय है। और देखिए ऐश्वर्या, आप दिल्ली से वहां तक जब पहुंची हैं, आपने भी जगह जगह ये चुनौतियां महसूस की होंगी कि अगर 2500 की आबादी, 2500 लोगों पर सिर्फ एक कोविड बेड होगा अल्मोड़ा में या ऐसे ही बागेश्वर जिले में, चंपावत में, तो आखिर कैसे लोगों को राहत मिल पाएगी? एक बड़ी समस्या है। और जो हमने लोगों से बात करके एक परेशानी समझी, सूचना का अभाव, जागरूकता का अभाव, और कहीं ना कहीं लोग घबराते हैं, हिचकिचाते हैं अपनी परेशानी आगे शेयर करने में, और उस वजह से कोविड का ये संक्रमण और ज्यादा तेजी से गांव में फैल रहा है। एक डर जो है मीनाक्षी, वो घर कर चुका है लोगों के जहन में। लोगों को इस समय ये लगता है कि इतनी दूर हम अपने गांव से जाएंगे, शहर में कहीं ऐसा ना हो गांव में संक्रमण नहीं था लेकिन शहर जाके संक्रमित होकर वापस आ जाए। कई लोगों को इस समय यही समझ में नहीं आ रहा है कि उनको वायरल फीवर है कि उनको कोविड है। कई लोग इसी चक्कर में पैरासिटामोल खा के भी घर पर बैठे हैं। और जो बेस हॉस्पिटल की बात करें, वो इकलौता हॉस्पिटल है पूरे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए, यानी कि 7 लाख की आबादी के लिए इस समय एक ही कोविड हॉस्पिटल है। और सुनने में आ रहा है कि आसपास के इलाकों से भी कई सारे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अब बेस हॉस्पिटल के अंदर कई लोगों को हल्द्वानी भी भेजा जा रहा है। अब इतना जब ट्रैवल करना पड़ता है पहाड़ों में, उस चक्कर में कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो पथरीला रास्ता है वहां तक इस समय एम्बुलेंस पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन गांव वाले सवाल ये पूछ रहे हैं कि जब बढ़ना शुरू हुआ था कोविड अप्रैल के अंदर, तब से लेके अब तक वो सुविधाएं उन्हें क्यों नहीं दी गई हैं। और कई केसेस में तो ऐसा हुआ है कि कई सारे घर वाले गोदी में बैठाकर ऊपर से नीचे सड़क तक लेके आए हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन का कहना है कि उनकी तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चालू हैं और ये जो वॉर रूम बनाया गया है, इसका भी काम यही है कि लोग यहाँ पे फोन कर सकें। लेकिन फिर भी सवाल है कि टोल फ्री नंबर कितने लोगों के पास है और कितने लोगों तक ये टोल फ्री नंबर कितनी जल्दी पहुंचाया जा सकता है। बिहार में अस्पतालों की दुर्दशा हम रोज आपको दिखाते हैं, लेकिन न तो खस्ता हाल अस्पताल खत्म हो रहे हैं, न उनकी बदहाली। आज आपको पूर्णिया जिले का एक ऐसा अस्पताल दिखा रहे हैं जो 65 लाख की लागत से बनाया तो गया मगर शुरू नहीं हुआ, और अस्पताल शुरू नहीं हुआ तो उसके चारों तरफ अव्यवस्था ने डेरा डाल दिया। अस्पताल के बाहर कचरे का अंबार, आह नीतीश कुमार। अस्पताल बंद है, भूसे से भरा द्वार, आह नीतीश कुमार। अस्पताल के बाहर उपले गोबर की भरमार, आह नीतीश कुमार। अस्पताल के चारों ओर बांस बल्ली की कतार, आह नीतीश कुमार। बताइए कैसे कह दे वाह नीतीश कुमार। आह तो भरनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो मटमैली होती जा रही सफेद इमारत आप देख रहे हैं ना, ये स्वास्थ्य केंद्र है, यानी अस्पताल।
इस अस्पताल के बाहर एक नजर आप भी डाल लीजिए, क्योंकि ना तो नीतीश कुमार को फुर्सत है कि वो इस अस्पताल को देखें, न उनके स्वास्थ्य मंत्री को। तो देखिए, अस्पताल भी देखिए, अस्पताल के बाहर लगे उपलों के ढेर भी देखिए, नीतीश सरकार का अंधेर भी देखिए, पशुओं का चारा भी देखिए और टहलते पशु आवारा भी देखिए। देखिए जनाब, देखिए। पहली नजर में आपको लगेगा ये गौशाला है जहां गायें बंधी हैं, मगर बताया ना आपको कि यह गौशाला नहीं, अस्पताल है, अस्पताल। पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड के अमारी गांव में बना अस्पताल। कोरोना काल में जहां लोग इलाज के लिए शहर की ओर भाग रहे हैं, निजी अस्पतालों की ओर, बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों की ओर भाग रहे हैं, वैसे में अगर आपको हम ये बताएं कि एक ऐसा अस्पताल भी है, एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है जिसे बने हुए 6 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पिछले 6 सालों में इस स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत तक नहीं हुई है, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा एक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है ठीक मेरे पीछे। ये आप देख रहे हैं, ये पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड में अमारी गांव में ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है और 2010 में बताया जा रहा है कि इसका निर्माण शुरू हुआ और 2015 में ये बनकर तैयार हो गया, लेकिन 2015 से लेकर 2021 यानी कि पिछले 6 सालों से ये अस्पताल इंतजार कर रहा है कि कोई इसका उद्घाटन करे तो इसके दरवाजे खुले, और दरवाजे अगर खुले तो फिर मरीज इसमें आए और उनका इलाज हो सके। ये है अस्पतालों की असली हकीकत बिहार में, जहां 6 साल से एक अस्पताल तकरीबन 65 लाख की लागत से बनकर तैयार है, लेकिन 6 साल से इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, इसे खोला नहीं गया है, जिसकी वजह से जो आसपास के इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको दर दर भटकना पड़ता है, शहर की ओर जाना पड़ता है, पूर्णिया जाना पड़ता है, मधेपुरा जाना पड़ता है। नीतीश बाबू सुने या ना सुने, लेकिन आपने सुना कि नहीं, 6 साल से ये अस्पताल बनकर तैयार है। 65 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था इसे, लेकिन अस्पताल शुरू ही नहीं हुआ। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार की, जहां आप देख सकते हैं ताला जो लगा है वो भी जंग खा चुका है, और ये पूरा का पूरा परिसर देख लीजिए, ये ग्रामीणों के काम आ रहा है। यहाँ मवेशियों का चारा रखा जाता है, गोबर का गोईठा जो है वो सुखाने के काम आ रहा है, वो रखने के काम आ रहा है। और ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि हमने ऐसी कई तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हालत में है, खंडहर में तब्दील हो चुका है, लोग उसका इस्तेमाल मवेशी रखने के लिए, भूसा रखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसे अस्पताल की तस्वीर है, बिल्कुल बनकर तैयार है पिछले 6 सालों से, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। यहाँ तक आए हैं तो आइए नजदीक से देखिए इस अस्पताल को। खिड़कियां टूट गई हैं, बिजली पानी के मीटर इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो चले हम भी। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पशुओं के चारे का ढेर है, उपले हैं, लकड़ियां हैं। एक वाक्य में कहें तो नीतीश सरकार की लापरवाहियां हैं, बेशर्मी है, अव्यवस्था है। मगर क्यों है, यही के लोगों से सुनिए, क्योंकि हम कहेंगे तो कहोगे कि कहते हैं। क्योंकि यहाँ की जनता और मुखिया दोनों राजद के समर्थक हैं। यहाँ विरोधी दल के एमपी हैं, विरोधी दल के विधायक हैं, उच्च वर्ग से आते हैं विधायक, और क्या कहते हैं यहाँ ये पंचायत जो पूर्णतः पिछड़ी जाति के लोग यहाँ है, ये यही समावेश में आकर के इसका उद्घाटन एमपी कर रहे हैं, अन्नो कर रहे हैं विधायक। सुना आपने, आरोप यही है कि नीतीश बाबू की सरकार के नुमाइंदे इस अस्पताल का उद्घाटन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह गढ़ आरजेडी के समर्थकों का है और यहाँ पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह इसी धमदाहा से जेडीयू के विधायक हैं और इसी पूर्णिया से संतोष कुशवाहा जेडीयू के सांसद हैं। आप समझ लीजिए बिहार में राजनीति का स्तर और अस्पतालों की हालत। आप ही समझ लीजिए, क्योंकि नीतीश सरकार तो समझने से रही। रोहित कुमार सिंह, पूर्णिया, आज तक।